नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और एलएसी रूस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। लद्दाख में तनाव के बीच आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। चीन से टक्कर के बीच एलएसी पर भारत के सुपर कमांडर आर्मी चीफ नरवणे पहुंचे हैं। 2 दिन के दौरे पर लद्दाख गए हैं। एलएसी पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आर्मी चीफ खुद पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। और सबसे बड़ी खबर ये जो सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दी, इस वक्त की म्यांमार का दौरा था उसे रद्द किया गया और अब चीफ पहुंचे हैं, आर्मी चीफ पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर लद्दाख। एलएसी पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 2 दिन तक यहां पर रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे खुद भारत के सुपर कमांडर आर्मी चीफ नरवणे। 2 दिन का दौरा है ये। लद्दाख में तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आर्मी चीफ को पहले म्यांमार जाना था लेकिन उस दौरे को रद्द किया गया और उसके बाद अब वो सीधे लद्दाख पहुंचे हैं, एलएसी पर जाएंगे। लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। इस वक्त ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, चीन से तनाव के बीच लद्दाख में आर्मी चीफ पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, मुलाकात करेंगे। वहां तमाम जो लोग तैनात हैं जवानों से भी बात करेंगे और ये काफी अहमियत रखती है बात, जिस तरह से तनाव बना हुआ है चीन के साथ, उसके बीच आर्मी चीफ का यहां खुद पहुंचना। इससे पहले भी हम लगातार ये देखते रहे कि जो फ्रंट जोन है, जो फ्रंट लाइन है, वहां पर पहुंचे हैं। आर्मी चीफ भी पहुंचे थे, सीडीएस भी गए थे, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब एक बार फिर एमएम नरवणे आर्मी चीफ यहां पहुंचे और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से टैंक तैयार है, किस तरह से जवानों का जोश हाई है और ऐसे में लद्दाख में आर्मी चीफ का पहुंचना तब जबकि एलएसी पर चीन के साथ लगातार ये तनाव बना हुआ है। बड़ा संदेश भारत की तरफ से, किस तरह की तैयारी है लगातार वो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो भी आप सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। लद्दाख में आर्मी चीफ एमएम नरवणे पहुंचे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। जो रूस में एससीओ की बैठक है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही एलएसी पे जो कुछ घट रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आइए उनके बारे में आपको बता देते हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रोहित चहल मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ कर्नल एस डिनी मौजूद हैं जो पूर्व सीओ रह चुके हैं लद्दाख के। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, पूर्व राजनयिक हैं। और इसके अलावा सुमित यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो लगातार हमें बहुत अहम जानकारी देंगे। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं जो रूस में क्या कुछ हो रहा है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, भारत की क्या रणनीति है उसके बारे में हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हैं जो एलएसी से हमारे साथ हैं, लगातार वहां से हमें वो ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, एमएम नरवणे पहुंचे हैं यहाँ पर, आर्मी चीफ का पहुंचना काफी अहमियत रखता है। उन्होंने दौरा अपना रद्द किया म्यांमार का और अब सीधे एलएसी पर लद्दाख पहुंचे हैं। किस तरह की वहां से इस खबर के सामने आने के बाद हलचल की आपको जानकारी मिल रही है? देखिए, बहुत ही अहम है सुमेरा। 2 बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पहुंचने के बाद कोर कमांडर से वो बैठक करेंगे, पूरा जायजा लेंगे यहाँ पर जो तैयारियां हैं। और जब मैं तैयारियों की बात करता हूं सुमेरा, तो तैयारियां सिर्फ डिप्लॉयमेंट को लेकर के नहीं है। तैयारियां इस बात को लेकर के नहीं है कि हमारे साजो सामान का यहाँ पर क्या पोजिशनिंग है। तैयारियां इस बात को लेकर के हैं कि सरहद के उस पार से जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए। और प्रीएम्प्ट शब्द जो है सुमेरा, वो लद्दाख में इसमें बहुत चर्चा में है। जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भारतीय फौज ने की है उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए हमारी फौज की पोजीशनिंग क्या है, किस कदर तैयार है। और हमारी जानकारी यह भी कि फॉरवर्ड लोकेशन पर भी हो जा सकते हैं। और जो हमारी 29 से 31 अगस्त के बीच में जो हमारी फौज के जवानों ने जो शौर्य का परिचय दिया है वो उस टुकड़ी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम दौरा होने जा रहा है। जी हाँ, बहुत अहम दौरा होने वाला है। तो उस टुकड़ी से भी मुलाकात कर सकते हैं जिन्होंने अहम सफलता दिलाई है, जिन्होंने दांत खट्टे किए चीनियों के, जो मंसूबा लेकर आए थे उसमें उनको पीछे पछाड़ा है। हमारे साथ लेकिन बाकी मेहमान मौजूद हैं। रोहित, मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी। एससीओ की बैठक हो रही है, इससे पहले आरआईसी की बैठक में भी भारत ने हिस्सा ले लिया था, तब जबकि पहले चीन ने अग्रेशन किया था। उसके बाद भारत के जवान किस तरह की क्षमता रखते हैं, भारतीय सेना किस तरह की क्षमता रखती है, वो हम लगातार देख रहे हैं। वो हमने 29-30 अगस्त को भी देखा। लेकिन क्या चीन इस भाषा को सरकार की नहीं समझ रहा है? सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, सेना किस तरह की तैयारी कर रही है, ग्राउंड जीरो पर कैसे उनके हाथ खोल दिए गए, हम लगातार ये कहते हैं, लेकिन चीन किसी बात से डर नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सुमेरा,
जी, सुमायरा जी बिल्कुल सही कहा। आप चीन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते और देखिए भारत जो है हमेशा शांति चाहता है, अमन चाहता है। भारत क्योंकि अपने पड़ोसियों के साथ क्योंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। भारत ने हमेशा प्रयास किया चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबके साथ अच्छे रिलेशन लेकिन जिस तरीके से हमने देखा क्योंकि ये हमेशा इन जैसे देशों पे भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत जो है बौद्ध का देश है। हम चाहते हैं शांति हो लेकिन साथ-साथ कृष्ण जी ने जिस तरीके से सुदर्शन चक्र चलाया था, हम वो भी चलाना जानते हैं और ये बात चीन ने इस सब जब गलवान में थे, गलवान में जो हमारे बलवानों ने चीन को जी। दिखाया, जिस तरीके से उनको ठीक है, मुंहतोड़ तो जवाब आपके दिया था मुताबिक चीन और पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उनको जवाब हम जरूर दे रहे हैं लेकिन चीन भरोसे के लायक नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत, क्या इसी वजह से ऐसा सब हो रहा है? चीन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता और ये पाठ तो हमें बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। चीन पर भरोसा हम करते गए, आत्मीयता बढ़ाते गए, केमिस्ट्री करते गए, झूला झूलते गए और आज भी 5-5 कोर कमांडर लेवल की बातों के बावजूद, ऑनवॉय की बातों के बावजूद हमारे सैनिक मुस्तैदी से खड़े हैं, वो पराक्रम और शौर्य दिखा रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सरकार की कूटनीति और सरकार की विफलताओं के चलते आज सेना को डटकर सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चीन को समझना कूटनीतिक के तरीके से बहुत जरूरी था और वो उस पे हम पूरी तरह से विफल रहे हैं। हमारी डिप्लोमेसी चीन के साथ ठीक है, आपके मुताबिक कूटनीतिक फेलियर है, सरकार का कूटनीतिक फेलियर। इस पर जवाब लूंगी मैं रोहित चहल आपका, वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक्शन वहां हो रहा है इस वक्त, तो उनसे और जानकारी लेते हैं। अभिषेक, आपके साथ संजय सोई जी भी मौजूद हैं, आपके साथ आदित्य राज कौल भी मौजूद हैं और ये जब हम देख रहे हैं कि चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हालांकि वो जो कर रहा है उसे प्रीएम्प्ट किया है भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने, किस तरह की भारत की तैयारी है रणनीतिक तौर पर, किस तरह से चीन से निपटा जाएगा क्योंकि चीन तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? देखिए सुमेरा, 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि जहां हमने कब्जा किया है, हमने जो ब्लैक टॉप कब्जा किया है, हेलमेट टॉप, वहां पर हो क्या रहा है? देखिए वहां से चीन परेशान क्यों है समझना हमको बहुत जरूरी है। वहां से जो चीन की पोस्ट हैं 7 से 8 पोस्ट वो हमारी निगाह में हैं, वो हमारी स्ट्राइक रेंज में है। स्ट्राइक रेंज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जो हाइट है वहां पर हम अपनी आर्टिलरी को गाइड कर सकते हैं। उनका एक एक चप्पा वो हमारी निगाह में है, उनका एक एक मूवमेंट हमारी निगाह में। टोटल एंट्री उनकी ब्लॉक हो चुकी है और हम हाइट पे बैठे हैं, वो नीचे पर हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमने कब्जा की है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसका आगे की ओर जब आप आगे की ओर देखें, गोगोरा में देखिए उसका, गलवान में उसका देखिए, आप देपसोंग में देखिए, हर जगह पर प्रीएम्प्ट करने की जो आपने बात कही है सुमेरा, उसको चूंकि ये जो काला टॉप में कर दिया है भारतीय जवान ने, इसमें दो राय नहीं है। ये माना जा रहा है कि चीन कोई ना कोई फिर से कोई ना कोई हरकत करेगा ही करेगा। तो उसको देखते हुए इन तमाम जगहों पर भी हम पहले से तैयार हैं। हमारा जो ISR है, इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉग्निसेंस सिस्टम, वो पूरी तरह से एक्टिव है। एक एक चीज की हमको डिटेलिंग हमारे यहाँ इसका हो रही है और आप ये तय मानिए कि ये जो ब्लैक टॉप पर हुआ है ये कोई अपवाद नहीं है, ये अब जनरल यानी अभिषेक, भारतीय सेना के जो हाथ खोले गए हैं वो ये समझ रही है, जान रही है कि चीन की चालें क्या हो सकती हैं और उन्हीं चालों को पहले से भांपकर अपनी तैयारी की गई है। चीन की तरफ क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी MM नरवणे को बताया जाएगा, उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए बहुत फर्क पड़ा हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है। जो ये हो गया है कि अब यहाँ के जो कमांडर हैं उनके पास और बात यहीं तक नहीं है, बात इतनी भी नहीं है कि यहाँ पर आमतौर पे जो एक नियम चलता है कि आप फायर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जरूरी स्थितियों में उसकी भी मंजूरी है। तो इन सब बातों से बहुत हौसला बढ़ा हुआ है। और आपने जो उस पार कहा है, उस पार की मैं आपको बताऊं, ये जो साउथ सिंजांग, उस पार साउथ सिंजांग जिसका मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है और जो काराकोरम हाईवे, वहां पर उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इमेज सामने आ रही है। होटन एयरबेस से वहां पर J-20 उन्होंने तैनात किया है। तो चीन अब साइकोलॉजिकल वार लड़ रहा है, जो उसकी आदत है। वो बता रहा है कि देखिए हमारा कितना डिप्लॉयमेंट है, हमारे टैंक, हमारी आर्टिलरी, हमारे J-20, हमारे J-10 सब तैनात है हमारे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो काला टॉप पे हमने कर दिया उसके बाद अभी तक पिछले 48 घंटे से मैं यहाँ पर देख रहा हूं। हमारे साथ कर्नल जिन्नी मौजूद हैं जो पूर्व CO रह चुके हैं लद्दाख के, तो उनसे हम समझते हैं क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं इस पूरे इलाके को। कर्नल जिन्नी, आपसे मैं जानना बल्कि उनके पास जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर ले लेते हैं और फिर मैं कर्नल जिन्नी आपके पास आऊंगी। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि LAC पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी है। LAC पर टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं।
LAC पर इंडियन आर्मी की मूवमेंट में इजाफा हुआ है, यानी बढ़ गया है मूवमेंट भारतीय सेना का। लेह से बॉर्डर की तरफ सेना के टैंक रवाना कर दिए गए हैं और LAC से सटे इलाकों में सेना की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। तो मूवमेंट बढ़ा है, सेना की तैनाती को बढ़ाया गया है और टैंक भी रवाना कर दिए गए हैं इस इलाके में। LAC के पास जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है, तैनाती को बढ़ा दिया गया है, मूवमेंट बढ़ गया है। LAC पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है LAC पर भारत की, और उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ कर्नल ढिनी मौजूद है। कर्नल ढिनी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, ये जो इलाका है और इसमें जिस तरह से पहले एक छोर पर चीन था, लेकिन फिर उसकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, उसको भारतीय सेना ने जवाब दिया है, लेकिन यहां पर और क्या कुछ चीन की तरफ से किया जा सकता है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, और इस पूरे इलाके की जो स्थिति है उसके बारे में अगर आप हमें और कुछ बता पाएं इस वक्त। देखिए मैम, एक चीज़ तो है कि ये जो पूरा जो 3-4 महीने से जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अभी तक भारत जो है वो रिएक्टिव मोड पे थे। मतलब हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो स्टेटस को चेंज करे। वो हमेशा चाइना करते आए और हम उनको फिर मुंह तोड़ जवाब देते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हमने एक प्रीएम्प्टिव, जिसको एक प्रोएक्टिव ऑपरेशन बोलते हैं, एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जहां पर हमने अपने इलाके में ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस इलाकों में, उन इलाकों में जाकर अपने आप को तैनात किया है, जो अगर हम नहीं करते और अगर वो चाइना आकर वहां पर बैठ जाता तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता। और आज हम, क्योंकि हम वहां पर हैं, तो हमें एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एडवांटेज है, जैसे आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट ने पहले बताया कि हमको ऑब्जर्वेशन और बाकी सब चीज़ों को दिखता है आज इस। लेकिन ये अभी जो सिचुएशन है बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है, क्योंकि चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा एक धक्का है कि इंडिया ने ऐसे कैसे कर लिया करके। तो अब उनके पास 3 विकल्प हैं। नंबर 1 विकल्प है कि वो फोर्स यूज करें हमको यहाँ से हटाने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम अभी ऊपर बैठे हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठे हैं। दूसरा विकल्प उनके पास है कि वो जैसे हम एक इलाके पर आकर बैठ गए, वो भी कोई और इलाके में आकर बैठ सकता है। और तीसरा विकल्प ये है कि अब उनके अंदर एक सद्बुद्धि आ जाए कि अब इसके ज़्यादा एस्केलेट ना करें और शांति की तरफ बढ़े और जैसे अप्रैल 2020 की हालात थे वैसे चला जाए। ये 3 विकल्प है। तो लेकिन अभी हालात बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है उस इलाके में। जी कर्नल ढिनी, अभिषेक के पास वापस चलते हैं एक बार। अभिषेक, जैसे कि कर्नल ढिनी ने बताया कि भारत ने ये अहम जो जगह है वो हासिल की है, लेकिन चीन के पास अब 3 विकल्प हैं जिनकी बात करें कर्नल ढिनी। क्या सद्बुद्धि आएगी? क्या वो विकल्प है या फिर वो भी अपनी तरफ से इसी तरह के एग्रेशन करने की तैयारी कर रहा है? देखिए सुमेरा, कर्नल साहब बहुत सटीक बात कह रहे हैं, बहुत उन्होंने उम्दा बात कही है। 3 विकल्प जो हैं ये हकीकत है, यही 3 विकल्प हैं। और आपने जो पूछा है सद्बुद्धि आएगी, सुमेरा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, गलवान के वक्त भी आया था, यहाँ करीब रहा था 4 हफ्ते, इस वक्त भी यहाँ पर बहुत काफ़ी वक्त से हूँ। मुझे नहीं लगता कि आएगी। उसकी वजह है, उसकी बहुत सीधी सी वजह है। उसकी वजह है इतिहास, उसकी वजह है चीन की स्थितियाँ, चीन की हरकतें, और उसकी वजह LAC को चीन मानता ही नहीं। आप सोचिए कि वो पैंगोंग जहाँ विवाद हुआ है उसके नॉर्दर्न इलाके में वो कहते हैं कि 8 किलोमीटर वेस्ट में हमारी सीमा है, चीन की सीमा, वो ये कहते हैं। सदर्न पार्ट में जहां अभी चुशुल में के पास विवाद हुआ है वहां भी वो कहते हैं कि 8 किलोमीटर वेस्ट हमारा है। तो उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि 8 किलोमीटर अंदर उनको घुसना है। उनका अपना जो डिमार्केशन है वो हमारी सरहद के 8 किलोमीटर अंदर आता है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, हम तो लद्दाख की बात कर रहे हैं, 1547 किलोमीटर का लद्दाख है, लेकिन पूरी बात कीजिए आप यहाँ से अरुणाचल की बात कीजिए, 3 सेक्टर जो है ईस्ट, वेस्ट और मिडिल, वहां भी संभावना है कि भारत भी कहे कि हमारा इलाका कहां तक है और हम भी चीन को वहां से हटाएंगे और वहां से आगे नहीं आने देंगे। क्यों चीन ही हमेशा इस तरह की अग्रेसिव बात करे? क्यों चीन ही हमेशा इस तरह का अग्रेशन दिखाए? क्यों हम सिर्फ प्रीएम्प्ट कर क्यों हम सिर्फ रिएक्टिव ही रहे? क्या वो बदल गया है? क्या वो बदला है भारतीय सेना का रुख कि हम सिर्फ अब उनको जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि हम आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं? और क्या और ज्यादा एक्शन लेने का वक्त है और क्या वो सही होगा? इस पर नीरज श्रीवास्तव जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि क्या ये जो रुख में बदलाव है ये और लंबा चलना चाहिए और आगे तक जाना चाहिए? वो 8 किलोमीटर अंदर तक अपनी सीमा बताते हैं, हमें भी बताना चाहिए कहां तक हमारी सीमा है। देखिए, ये जो एक्शन लिया है हमारी फोर्सेस ने 29 और 30 मई की रात को, ये पहली बार है पिछले 70 साल में कि भारतीय सेना ने कोई प्रोएक्टिव जो है वो कोई कदम लिया हो और वो रिएक्टिव कदम नहीं हो, ये प्रोएक्टिव है। तो ये बड़ी भारी चेंज है। हमारी जो नीतियां हैं
उसमें ये बहुत बड़ी भारी चेंज है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि 1928 के बाद से जब राजीव गांधी जी गए थे चाइना, तो ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सेपरेट किया जाए और बाकी रिलेशंस हमारे बढ़ाए जाए जी। तो ये उसके बाद 20 या 25-30 राउंड ऑफ टॉक्स हुए जिसमें कुछ नहीं निकला। उसके बाद हमने देखा कि ये चाइनीज फोर्सेस ने आके पैंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक पर जो है ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके बाद आपको याद होगा, अगर प्रधानमंत्री जी ने जो लद्दाख गए थे और जो स्पीच दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपनी सेना को पूरी छूट दे रहे हैं, बिल्कुल कि वो और नीरज जी, ये बड़ी बात है कि इतने सालों में पहली बार भारत की तरफ से इस तरह का प्रोएक्टिव मेजर लिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत जी, आप कह रही थी कि रणनीतिक तौर पर सरकार, कूटनीतिक तौर पर सरकार सही फैसले नहीं ले रही है और इस वजह से चीन ऐसा कर रहा है, लेकिन ये फैसले भी तो हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं लगातार, जो पहले की सरकारों के दौरान हुए। पहले क्यों हम इस तरह के एक्शन में नहीं थे? पहले क्यों हम ये प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे जो अब हम कर रहे हैं? हर वक्त बॉर्डर पे लड़ाई होती रहे। 47 साल में पहली बार कॉम्बैट कैजुअलिटी हुई, 50 हमारे वीर जवान मरे। अगर उसके बाद इन्होंने ये कहा तो ये कौन सी बड़ी बात कही? आज कूटनीति का ये हाल है कि पैंगसॉन्ग लेक के नॉर्थ ब्लॉक पर तो चीन घुसा ही हुआ था। चीन ने वहां से निकलने से भी मना कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने के कि चीन ने इतनी घुसपैठ क्यों कही है। राजनाथ सिंह कहते हैं मैं कह नहीं सकता कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री चीन इस पर रोहित का जवाब ले लेते हैं। रोहित, सुप्रिया कह रहे हैं कि हर वक्त जंग करते रहे, लेकिन अपना इलाका भी दे देना चाहिए। अब सुप्रिया जी मुझे लगता है ध्यान से सुनेगी। सुप्रिया जी का इतिहास और नेहरू जी का इतिहास पूरे देश ने देखा। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अक्साई चीन, जो हमारा भारत का अभिन्न अंग था, वो उठा के चीन को दे दिया। पीओके इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद नेहरू जी कहते हैं अरे वहां तो तिनका भी नहीं उगता, कोई बात नहीं, हमने दे दिया तो दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं? रोहित, आपको माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है। हमारे पास कुछ अहम जानकारी है जो हम सुमित से लेते हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित के पास चलते हैं। वापस आऊंगी मैं आपके पास। आप और सुप्रिया एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन सुमित हमें कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं। जी सुमित। देखिए सुमेरा, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिरकार क्या स्ट्रैटेजीज है और अभी हिंद की आंख चीन पर किस तरीके से है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे हम चीन की हर चाल को विफल कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, ये 3 लेयर्स हमने अपने दर्शकों के लिए यह बताने के लिए दिखाई है कि कैसे 3 लेयर्स सर्विलेंस या 3 लेयर्स इंटेलिजेंस का योग या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, सैटेलाइट से नजरें रखी जा रही हैं चीन की हर हरकत के ऊपर। अभी जो तनातनी बनी है, अभी जो सिचुएशन बनी है, चीन बिल्कुल करेगा। जैसे कर्नल ड्रिनी बता रहे थे कि 3 चीजें अगर चीन हमें पुशबैक करता है तो कहां करेगा। उसके लिए ये सैटेलाइट्स, ये ड्रोन्स, हेरोइन, निशांत और ये सारे ड्रोन जो हमारे हैं, इसकी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये खासतौर पर तीसरी लेयर के अंदर है हमारे थर्मल रडार सिस्टम्स है, जो हमें 10 किलोमीटर की रेंज में उनकी मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं। और अगर चीन ये नहीं करता है, अगर दूसरा विकल्प वो कहता है नेगोशिएशन का, तो उस पर क्या बातचीत होगी। दोनों विकल्प के अंदर चीन की हर मूवमेंट के ऊपर हमारी नजर रहती है। और ये नजर इसलिए सुमेरा, क्योंकि अगर चीन ने इन पूरे इलाकों के अंदर, ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में, बल्कि ये नजरें, ये 3 लेयर्स ऑफ सर्विलेंस हमारा पूरे LAC के ऊपर है। LAC में चीन लगातार उन वीक पॉइंट्स पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है जहां पर उनको लगता है कि वो बहुत आसानी से हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि हमारे ये सर्विलेंस सिस्टम्स, हमारे ये रडार सिस्टम्स लगातार इन इलाकों के अंदर एक्टिव है। और ना सिर्फ एक्टिव है, बल्कि इन्हीं की मदद से भारत ने 29 तारीख को जो चीन कोशिश कर रहा था घुसपैठ करने की, जो लगातार साउथ के अंदर यानी साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो में चुशुल इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, इन्हीं की मदद से विफल किया गया। सुमेरा, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, और ये बहुत अहम जानकारी देखिए, इसी वजह से हम एक एडवांटेज हमें चीन के ऊपर मिली है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये वो बड़ी खबर ले लेते हैं। सरकार के सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर जो बड़ी खबर है वो हमें मिल सकती है, दिसंबर तक मिल सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम $5.2 बिलियन में हुआ है ये सौदा, और इसी साल मिल जाएगा। भारत की यही कोशिश है कि भारत को इसी साल मिल जाए S-400। और इस पर हम मनीष झा के पास चलते हैं, मनीष से भी इस पर जानकारी लेते हैं। मनीष, ये बड़ी जानकारी मिल रही है सरकार के सूत्रों से कि S-400 हमें इसी साल मिल जाएगा, दिसंबर तक, और यही हम चाहते थे।
जी हाँ सुमेरा, देखिए भारत और रूस दोनों देशों के रक्षा मंत्री अब से थोड़ी देर के बाद मिलने वाले हैं और फिर द्विपक्षीय बातचीत होगी। और उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और रूस के बीच 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक डील हुई है $5.2 बिलियन की। और रूस की तरफ से दिसंबर से पहले हमें पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है, एक ऐसे समय में जब चीन के पास ऑलरेडी 2 S-400 है। और ऐसे में अगर भारत को दिसंबर से पहले जी बिल्कुल मनीष, और अब इसके बारे में सुमित से जान लेते हैं, इसके बारे में सुमित से जान लेते हैं कि भारत को जब ये मिल जाएगा तो हमारी ताकत और कितनी बढ़ जाएगी और कितनी अहमियत रखता है कि भारत को इसी साल ये डिफेंस सिस्टम मिल जाए। सुमित, S-400 भारत को अगर मिलता है इसी साल, चाइना के पास 2 हैं, अगर हमें दिसंबर तक मिल जाता है तो हमारी ताकत कितनी बढ़ेगी? देखिए, ताकत की अगर बात करें तो यह हमारी एयर डोमिनेंस को यानी एयर सर्विलेंस को ना सिर्फ मजबूत करेगा, बल्कि इस डिफेंस सिस्टम का सबसे फायदा यह है कि भारत अगर दूसरे किसी भी देश के LOC या LAC दोनों तरफ से जो थ्रेट परसेप्शन टू फ्रंट वॉर की बात हम करते हैं उनको सिक्योर करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा सुमेरा। और ये भारत ने लगातार लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा है और माना यह जा रहा कि रक्षा मंत्री आज जब रूस में होंगे तो ना सिर्फ इन S-400 की जल्दी डिलीवरी पर बातचीत होगी, हालांकि 2021 तक इसका टाइमलाइन डिसाइड कर दिया गया है कि 2021 के सेकंड हाफ में ये आएगा हमारे पास, लेकिन अगर ये पहले आ सकता है तो उसकी संभावनाओं को तलाशने पर बातचीत होगी। तो ये जरूर है कि भारत अपनी एयर कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगा और ये आप मान के चलिए कि ये डिफेंस सिस्टम्स के अंदर ना सिर्फ रडार, मिसाइल्स, बल्कि बिल्कुल। और इस बीच सुमित, हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं मैं, जिनपिंग की नींद उड़ा देने वाली खबर है ये। अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है भारत। 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी भारत कर रहा है। रडार की पकड़ में नहीं आने वाला दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन है F-35 और इसे खरीदने की कोशिश में है भारत अमेरिका से। ये अगर भारत को मिलता है और इस दिशा में अगर भारत तेजी से आगे बढ़ता है तो वाकई ये जिनपिंग ही नहीं, पाकिस्तान, जिनपिंग सबकी एक साथ नींद उड़ाने के लिए काफी होगा। अमेरिका से ये 5th जनरेशन स्टेल्थ F-35 फाइटर खरीद सकता है भारत। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं। कर्नल जिन्नी, भारत के पास अगर ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आता है, F-35 अगर भारत खरीदता है, हमारी कैपेबिलिटी और कितनी बढ़ जाएगी, खासतौर पर LAC के इलाके में? इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे हमारी जो वेपन सिस्टम इंप्रूव होते रहेंगे तो हमारी जो कैपेबिलिटी है और बढ़ती रहेगी। और एक कैपेबिलिटी बढ़ने के साथ ही जो डिटरेंस है, अगर दुश्मन को दो तीन बार कई बार सोचेगा कुछ करने से, तो वो डिटरेंस है वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें और हमारा ये जो अभी सिस्टम है काफ़ी सालों से चले आ रहा है कि हमारा अपना जो कैपेबिलिटी है वो इस तरह से इतना हाई हो कि ताकि दूसरा देश 2 बार या कई बार सोचे कि कुछ कर सके। तो वो उस दिशा में ये जो जितने भी रफाल हो, चाहे S-400 हो, इन सब का आना। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ें जो कैपेबिलिटी है वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है, उसको सालों लगता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते ही जाके हम अपनी जो नीरज श्रीवास्तव जी से भी इस पर जानकारी ले लेते हैं। नीरज श्रीवास्तव जी, हमारी जो ताकत है उसे हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी से उसे बढ़ाने की कोशिश की गई है और ज्यादा बढ़ाने की अब कोशिश हो रही है। जिस तरह की हम डील के बारे में बात सुन रहे हैं, अभी 2 बड़ी जो अच्छी खबरें हैं वो हमें रशिया से मिल सकती हैं, अमेरिका से ये फाइटर जेट लेने की बात हो रही है। तो ये पहले इस तरह का रिएक्शन नहीं था, लेकिन अब ये कोशिश है लगातार कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे भी उतना ही समय आप दें बोलने के लिए जितना कि आप अपने दूसरे गेस्ट को दे रहे हैं जी। क्योंकि बात करने में बीच में काटने में जो मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह बोल नहीं पाता। जी 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 बिल्कुल। ये प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि दूसरे देश के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है। जैसे कि अभी इस वक्त जो विशेषज्ञों का मानना है कि जो एयरफोर्स में एयर कैपेबिलिटी भारत की है वो क्वालिटेटिव तरीके से वो सुपीरियर है चाइनीज़ कैपेबिलिटी की। भारत के पास जैसे अभी ये 5 ये रफाल एयरक्राफ्ट आए हैं या Su-31 MKI जो है, और भारत के पास जो फैल्कन के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं जी। तो इस वक्त भारत की हवा में जो कैपेबिलिटी है जी, माफ कीजिएगा नीरज जी, मैं आपको फिर रोक रही हूँ। आपने कहा कि मैं आपको ना रोकूं, लेकिन रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे लेना होगा।
बड़ी खबर इस वक्त ये कि चीन के खिलाफ अमेरिका हर मोर्चे पर भारत के साथ है। भारत को लगातार चीन उकसा रहा है, ये अमेरिका ने कहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, ये भी कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री का। तो अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान भारत के समर्थन में, चीन के खिलाफ। चीन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, भारत को उकसा रहा है, ये विस्तारवादी चीन के खिलाफ खड़े होने का वक्त है। ये अमेरिका का बड़ा बयान जो चीन के खिलाफ और भारत के समर्थन में, ये चीन के खिलाफ बड़ा कुछ करने का वक्त है। चीन के खिलाफ अमेरिका हर मोर्चे पर भारत के साथ है, चीन भारत को उकसा रहा है, ये कहना अमेरिका के विदेश मंत्री का। जी तो देखिए अमेरिका ये कह रहा है, लेकिन हम आपको आइए बताते हैं कि कैसे। मैं भी जाऊंगी यहां सुमित के साथ इस वॉल पर और बताने की कोशिश करेंगे कि भूमाफिया चीन की दरअसल विस्तारवादी नीति क्या है, जिसकी तरफ सुमित अमेरिका इशारा कर रहा है कि दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है चीन। तो देखिए ये है भूमाफिया चीन की विस्तारवादी नीति और कहां तक वो फैला हुआ है। ये देखिए पूर्वी तुर्किस्तान, शिनजियांग, ये जो इलाका है। सुमित आप भी अगर मेरे साथ इसको कुछ और एक्सप्लेन कर पाए हमारे साथ कि देखिए मेजरली देखें 6 जगहों के ऊपर अगर आप देखें, ये शिनजियांग यानी पूर्वी तुर्किस्तान का इलाका था, दक्षिण मंगोलिया का ये इलाका, नीचे ताइवान, मकाऊ, फिर तिब्बत। लगातार ये स्ट्रैटेजी जो है सुमेरा वो ये है कि धीरे धीरे चीन के बारे में कहा जाता है कि इस्लामी स्लाइसिंग, पहले धीरे से घुसता है एक इलाके में, फिर थोड़ा पीछे हटता है, फिर दोबारा से आगे घुसता है उसी आगे। तो ये इस्लामी स्लाइसिंग वाली स्ट्रैटेजी इन सभी एरिया के अंदर है सुमेरा। देखिए किस तरह से, और हम अगर ये भी लोगों को बता पाए कि चीन ने बहुत सा इलाका, चीन का बहुत सा इलाका ऐसा है जो चीन ने कब्जाया है, सालों के दौरान कब्जाया है। और सिर्फ इसी इलाके में नहीं, चीन दुनिया में और भी कई इलाके हैं जहां पर इसी तरह से अपनी विस्तारवादी नीति में अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये एक और हमारे पास जानकारी है, देखिए ये किस तरह से भूमाफिया चीन के लिए 6 देश जिन पर चीन का कब्जा है, वो जो मैं बात कह रही थी सुमित कि किस तरह से चीन ने सालों के दौरान इन देशों को अपने साथ मिला लिया है और इन पर कब्जा किया है और इनको इन पर अपना जो डोमिनेंस है उसे दिखाता है। ये 6 देश हैं पूर्वी तुर्किस्तान। जी पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर आप इन इलाकों की बात करेंगे, इनकी पॉपुलेशन लगातार चेंज करने की स्ट्रैटेजी भी चीन ने की। ये शिनजियांग इलाके की हम बात करते हैं, यहाँ पर किस तरीके से उइगर मुसलमानों की जो उनको वहां से भेजा गया, डिस्पैच किया गया अलग अलग चीन के इलाकों में, वहां पर अपनी मेजोरिटी को व्यवसाय गया, ये भी चीन की स्ट्रैटेजी है। तो पहला जो सेटअप होता है उनका होता है कि कब्जा करो, उसके बाद वहां की पॉपुलेशन की डेमोग्राफी चेंज करो या फिर इलाके चेंज करो, और उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर ये बताइए कि हम तो जी देखिए किस तरह से। और ये चीन की कुल जमीन का 43% हिस्सा ऐसा है, यानी पूरे चीन को अगर देखें आप तो इसका 43% हिस्सा कब्जाया हुआ हिस्सा है जो चीन का अपना हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, और ये स्ट्रैटेजी अब इसकी लैंड से ज्यादा अब सी में जा रही है, यानी अब चीन जिस तरीके से एक्सपेंशन अपना सी में कर रहा है वो भी इसीलिए कर रहा है। और दोनों को अगर आप देखें सुमेरा, दोनों को क्लब करके स्ट्रैटेजी देखें तो ये सारा प्योरली इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, यानी उसके आर्थिक हित जहां जहां जुड़े होंगे, यानी चीन उसको कब्जा करने के लिए कोई भी चेंज कर सकता है, हिस्ट्री में भी और डेमोग्राफी में भी। भारत की भी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है, जिसे चीन अपना बताता है। भारत की भी वो जमीन है, तो हमें पहले तो चीन से निपटना है यहां पर और फिर उसको यहां पर भी मुक्की देने की जरूरत है। देखें कि वो जो 43,000 वर्ग किलोमीटर है, कई मेजर कंट्रीज खासतौर पे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, भारत हो, और यहां तक कि कई छोटी कंट्रीज भी या फिर कई ऐसी कंट्रीज जो लगातार चीन के दबाव में थी, ताइवान, अब इन कंट्रीज ने भी इसको लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में चीन के खिलाफ तेजी से लामबंदी हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच बैठक हो रही है, तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री बैठक करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो दुनिया में जो लामबंदी है चीन के खिलाफ वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी, इस महीने के आखिर में ये बैठक होने की उम्मीद है। तो किस तरह से दुनिया में लामबंदी हो रही है, दुनिया में मोर्चा बन रहा है चीन के खिलाफ और चीन किस तरह से अलग थलग होता दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष के पास चलते हैं। मनीष के पास और जानकारी है। मनीष, हम देख रहे हैं किस तरह से क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा है, अमेरिका के बयान सामने आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लगातार बयान दे रहा है और अब ये भी एक और गठबंधन है, एक और बैठक है जो हो सकती है चीन के खिलाफ, यानी चीन के खिलाफ लामबंदी तेजी से दुनिया में होती दिखाई दे रही है। यहाँ बिल्कुल देखिए, चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो 4 देशों का क्वाड है ही। अब क्वाड से आगे क्वाड प्लस की बात हो रही है और क्वाड प्लस में साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, इन सबको आमंत्रित किया जा रहा है और इनकी बैठक इसी महीने के आखिर तक दिल्ली में होनी है। इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। इतना ही नहीं बल्कि इसी महीने के आखिर तक
हवाई में इन सभी देशों के एनएसए की बैठक होगी। तो ये क्वाड और क्वाड प्लस का इतिहास है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक अलायंस में 1 दर्जन से अधिक ऐसे देश हैं जो चीन के खतरे के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना चाहते हैं और चीन की चुनौती का जवाब देना चाह रहे हैं। जी हाँ, चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर हम राजनीतिक रिएक्शन लेते हैं इस पर। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद है, रोहित चहल। सुप्रिया, ये लेकिन देखने को मिल रहा है कि क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक और जानकारी कि किस तरह से ये एक और गठबंधन बन रहा है चीन के खिलाफ। तो भारत को सफलता तो हासिल हो रही है, आप मानेंगे या नहीं है कि रणनीतिक तौर पर चीन के खिलाफ? मुझे 10 सेकंड पे रोकिएगा मत और टोकिएगा मत। बिल्कुल, मैं जरूर कहूंगी, हाँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि चीन की विस्तारवादी नीति और जिस तरह की बातें अभी आप अपने चैनल में दिखाई, वो अभी तो हुई नहीं है पिछले 2 महीने में, ये तो सालों से चल रही थी। तो मोदी जी क्यों झप्पियां पप्पियां कर रहे थे, क्यों झूले झूल रहे थे, क्यों डोकलाम के बाद उनको यहाँ पर बुलाकर पहले साबरमती में फिर महाबलीपुरम में झप्पियां कर, एजेंडा लेस समिट्स करी इन्होंने, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी करी। दोनों समिट का कोई एजेंडा नहीं था। 18 बार शी जिनपिंग से मिले, क्या बातें हुई भाई? तो ये तो इनको पहले से ही पता होना चाहिए था, ये अब क्यों पता चल रहा है? इसलिए मैं कहती हूँ फेलियर है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए कि चीन इनके साथ कर क्या रहा था। और अगर समझने के बावजूद भी ये कर रहे थे तो ये तो देशद्रोह कर रहे थे, क्योंकि चीन ने अभी तो ये शुरू किया। इस पर रोहित जवाब देना चाहते हैं, रोहित का जवाब ले लेते हैं इस पर। रोहित, उम्मीद है मुझे बिना इंटरप्शन के समय दे देंगे। आपने लेकिन समय सीधा जवाब दीजिएगा जो आरोप सुप्रिया लगा रही है उस पर। अब सुन लीजिए, देखिए बिल्कुल 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो थी वो जो नेहरू जी ने उठा के चीन को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को, पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों को उन्होंने पीओके दे दिया। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको सुना, सुप्रिया जी अब सच सुनिए, उसके बाद आपने किस तरीके से एमओए 2008 के अंदर जाके सोनिया जी, राहुल जी जाके चीन में अपने रिश्तेदारों से करके आते हैं। उसके बाद जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर आप लोग पैसा लेते हैं कि भैया हमें पैसा दो, आप लोग दलाली करते हैं चीन की। उसके बाद जिस तरीके से क्या कहते हैं पीओके दे देते हैं, डोकलाम के अंदर जाके राहुल गांधी चाइनीज नूडल खाते हैं। जब हमारी सेना आमने सामने खड़ी थी, राहुल गांधी चाइना के लोगों के साथ चाइनीज नूडल खा रहे थे। आज भारत प्रोएक्टिव मोड पे है, पहली बार भारत ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को। और यही बात आप लोगों को तकलीफ लग रही है। सुप्रिया जी, मिर्ची लग गई आप लोगों को, सच ये है। आपके रिश्तेदारों को रोहित, जो इतिहास में है उसके बारे में सुप्रिया से सवाल पूछा जाएगा, मैं भी पूछ लेती हूँ अभी फिर से। लेकिन आप अभी तो बताइए, अभी इतनी बार जो मुलाकातें हुई क्या हम नहीं समझ पा रहे थे चीन क्या कर रहा है? हम RIC की बैठक में भी चले गए और फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो साउथ से निकलकर नॉर्थ में भी आ रहे हैं। सुमेरा जी क्या करिए आप? सर, चीन को क्या नहीं समझ पा रहे थे हम तो महीनों से हम ही दिखा रहे हैं, TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि चीन क्या कर रहा है, चीन की क्या नियत है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। TV9 भारतवर्ष लगातार चीन की जो नीति है उसको उजागर करने में लगा। और देखिए, भारत की प्रोएक्टिव अप्रोच है इस समय। जिसने भी इतने पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा मोदी जी, तो मोदी सरकार है वो लगातार चाइना को जवाब दे रही है। और पहली बार है जो इन्होंने दे दिया था चाइना को, उसके ऊपर भी चाइना कह रहा है कि भारत हमारी टेरिटरी में घुसा हुआ है। इस बीच एक बार फिर बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बाद मैं सीधे LAC भी चलूंगी जहां पर अभिषेक लगातार मौजूद है हमारे साथ। लद्दाख में तनाव के बीच आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चीन से टक्कर के बीच LAC पर भारत के सुपर कमांडर पहुंचे हैं। आर्मी चीफ नरवणे 2 दिन के दौरे पर हैं लद्दाख में, यानी 2 दिन तक वहां पर रहेंगे। और ये जानकारी भी मिल रही है कि वो उस टुकड़ी से भी मिलेंगे जिन्होंने अहम सफलता हासिल की ब्लैक टॉप पर। ये जानकारी भी TV9 भारतवर्ष में मिल रही है। और ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपने TV9 भारतवर्ष पर देखिए। तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं आर्मी चीफ। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं वो जानने के लिए पहुंचे हैं आर्मी चीफ। सीधे रुक करते हैं अभिषेक का। अभिषेक, आर्मी चीफ जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो क्या इसका संदेश होता है? क्या बड़ा संदेश भारतीय सेना के लिए भी, भारतीय जवानों के लिए भी और चीन के लिए भी? देखिए सुमेरा, सबसे बड़ा संदेश है वो टाइमिंग को लेकर के, किस टाइम पर वो पहुंचे ये बहुत जरूरी है। और टाइमिंग हम लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, वो टाइमिंग देखी। गलवान के बाद जब आर्मी चीफ पहुंचे वो टाइमिंग देखी। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग मिलाइए और टाइमिंग के बाद जो हमारा एक्शन हो रहा है उसको कोरिलेट कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर जो लिबर्टी दी गई है,
जो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो रही है, यानी कि प्रीएम्प्ट करके स्ट्राइक हो रही है, उसका नतीजा ये है कि आज ब्लैक टॉप हमारे कब्जे में है, हेलमेट टॉप हमारे कब्जे में है। और ये आप तय मानिए कि हर जब भी कोई ऐसी विजिट होती है उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन उधर से होता है। और इस बार हुआ ये कि उस एक्शन के पहले ही भारतीय जवान ने प्रीएम्प्ट करके कब्जा कर लिया। और एक बात मैं और आपको कहूंगा कि इससे जरा बाहर निकलने की जरूरत है। ये जो 1547 किलोमीटर की लद्दाख की हम चोटियां दिखा रहे हैं, इसको आगे ले जाइए और 3600 किलोमीटर तक की पूरी जो एलएसी है, अरुणाचल प्रदेश तक ऊपर तीनों सेक्टर ले लीजिए आप, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल, तीनों सेक्टर की बात है ये। क्योंकि जानकारी इस बात की है कि अभिषेक, लेकिन अगर आप कैमरा पैन कर अपने पीछे का टेरेन दिखाएं, अपने पीछे का इलाका दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरह का मुश्किल इलाका है ये। और यहां पर भारतीय सेना लगातार एक्शन में है, यहां पर टैंक तैनात है भारत के। बिल्कुल चेतन हमारे कैमरामैन, मैंने चेतन से मांगू, चेतन जरा ये रास्ते ये दिखाइए। सुमेरा का ये कहना है कि पूरा इलाका दिखाइए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये तो हिमालय की रेंज है, काराकोरम की रेंज। आप जब ये देखेंगे तो ये बहुत ही दुरूह स्थिति है। और बड़ी बात ये, समझने वाली बात ये कि विंटर, सर्दियां आ रही हैं, तापमान जो माइनस में जाता है, और माइनस में क्या जाता है, -40, -30, ये तो फिर भी औसत तापमान बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा। और यहां पर हमारे जवान डट करके मुकाबला कर रहे हैं। और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स वगैरह जो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा एयर डोमिनेंस यहां दिखाई पड़ रहा है। लगातार हमारे ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट हैं, वो हमारे लड़ाकू विमान, वो सब के सब हम देख रहे हैं कि उनकी गर्जना का शोर सुनाई पड़ रहा है। पूरी ये जो पूरा इलाका है, इसकी सरहद है, इसकी हवाई सरहद, जमीनी सरहद, हर जगह डोमिनेंस है। और एक बात जो और बहुत ही जो समझने वाली है, वो जानने वाली है, वो ये है कि देखिए, ये बात समझने वाली है कि वहां पर क्या हो रहा है, चीन की ओर से क्या हो रहा है कि वो सर्विलांस कैमरे, अपने कैमरे लगाते हैं और चले जाते हैं। चूंकि वो एक्लेमेटाइज नहीं है, उनके अंदर इन हाइट्स पर टिकने की ताकत नहीं है, इसलिए वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारे जवान वहां टिके रहते हैं। और ये एक बड़ा पहलू रहा है जो कब्जा हुआ है। और अभिषेक, आपने जिक्र किया कि ये कितने मुश्किल हालात हैं, न रुक सकते हैं, सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन भारत की तरफ से तो संदेश साफ है, भारतीय सेना की तरफ से भी संदेश साफ है कि हम लॉन्ग हॉल के लिए, यानी लंबा अगर ये सब कुछ चलता है तो उसके लिए हम तैयार हैं, तैयारी पूरी है। तो भारतीय जवान यहां पर डटे रहेंगे, चाहे सर्दियां आए या उससे आगे भी और हालात खराब हो। उसकी तैयारियां वहां दिख रही हैं आपको? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। और यहीं पर मैं कंपेयर करता हूं, एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा सुमेरा, आप ये तस्वीरें देखिए। और यहीं पर मैं कंपेयर करता हूं कि हो क्या रहा है। उधर जो चाइनीज हैं वो अपने इक्विपमेंट लगाते हैं चोटियों पर, सर्विलांस कैमरे लगाते हैं और उससे निगरानी करते हैं। उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि यहां पर वो टिक सकें। ये जो माइनस में तापमान जाता है इतनी ऊंचाइयों पर, यहां उनके अंदर टिकने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे जवान वहां पर टिके हुए, चूंकि हम तो सियाचिन से लेकर के दौलत बेग गोल्डी तक, जो सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, हम वहां काबिज हैं। तो ये जो एल्टीट्यूड है सुमेरा, ये जो ऊंचाइयां हैं, ये हमारे एडवांटेज में हैं। और जिस तरह से उनके हाथ खुले हुए हैं, यहाँ पर जो कमांडर हैं, यहाँ पर जो फौजी हैं, जिस तरह से उनके हाथ खुले हुए हैं, उसका नतीजा है कि समय खत्म हो रहा है। अभिषेक, कर्नल ढिन्नी क्योंकि इस इलाके में रह चुके हैं, जिस इलाके को आप बता रहे हैं, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। कर्नल ढिन्नी से हम इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कर्नल ढिन्नी, लेकिन ये जो हालात हैं अभी और मुश्किल होने वाले हैं, और उन मुश्किल हालात के लिए भारतीय सेना किस तरह से तैयार है? कोई शक नहीं है कि जो अभी आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल ही होते जाएंगे। और जब तक 15 नवंबर के बाद नवंबर एंड तक सर्दियां बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और वहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंज होता है। लेकिन जैसे आपके करस्पॉन्डेंट ने सही बताया, हमारे जो सेना है वो एक इस तरीके के ट्रेनिंग हासिल किया हुआ है कि वो इस तरह की सर्दियों को भी वो डट के वहाँ पर मुकाबला कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज़ के सोल्जर्स कमज़ोर हैं, लेकिन उनसे बेहतर हमारे सोल्जर्स इन परिस्थितियों में रह चुके हैं और इसीलिए हमारे पास वो एडवांटेज ज़रूर रहेगा। हमारे पास वो एडवांटेज ज़रूर रहेगा और इसी वजह से भारत लगातार वहाँ डटा भी हुआ है और लॉन्ग हॉल के लिए, अगर लंबा ये सब चलता है, उसके लिए भी तैयार है, जो बयान हम पहले ही देख चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।